Hi friends, good morning. Welcome to XMB. I hope आप सब अच्छे हैं and you are preparing well for your examination. तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 28 अक्टूबर 2022. So as you all know, every day I keep reminding few things कि आप इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड करो और शाम को हमारे वेबसाइट से मीडिया को डाउनलोड करो so that you can revise it as and when you required it. पहला चीज. दूसरा चीज, whenever I take live classes of GA, I have come across of the students जो हमेशा बोलते हैं, मतलब हमेशा सवाल का जवाब सबसे पहले देते हैं. So in recent few days I did some activities and लोगों से मैंने पूछा कि आप इतना जल्दी कैसे जवाब दे सकते हो. So they said कि वे रिवाइज एवरी डे, मॉर्निंग में एक बार, इवनिंग में एक बार. लाइक जब हम बीमार पड़ते हैं हमको डॉक्टर दवाई देता है ना, सुबह शाम 2 बार खाओ या ऐसा 1 बार खाओ. तो in such a manner those people revise. So revision is the key, right? So every day I also remind you this thing. So revision is the key. शुरू करते हैं. सबसे पहला न्यूज जो की है पेमेंट एग्रीगेटर. तो न्यूज क्या है, देखो, इन्फीबीम एवेन्यू, राइट? इन्फीबीम एवेन्यू, ये नाम आपको याद रखना है, विच ऑपरेट सीसी एवेन्यू. सीसी एवेन्यू आपको शायद पता है, सीसी एवेन्यू इज द पेमेंट गेटवे, राइट? तो इन्फीबीम एवेन्यू जो है सीसी एवेन्यू को चलाता है, एज रिसीव्ड एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर. ठीक है, आरबीआई से उनको लाइसेंस मिल गया है या सर्टिफिकेशन मिल गया है, ऐसा आप समझो इन्फीबीम एवेन्यू को एज ए पेमेंट एग्रीगेटर. अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो देखो, बैक इन 2020 आरबीआई इश्यूड गाइडलाइन दैट सेड ओनली फर्म्स अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटर कैन एक्वायर एंड ऑफर पेमेंट सर्विस टू द मर्चेंट. ठीक है, एंड बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब बैंक ये काम बिना लाइसेंस का कर सकती है. तो मतलब जो एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, इनके पास भी, मतलब ये भी पेमेंट एग्रीगेटर का काम करते हैं. इनको लाइसेंस की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर फुल फ्लेज्ड बैंक. बट अगर कोई थर्ड कंपनी, मतलब फिनटेक आके ये काम करना चाहता है, देन दे विल हैव टू टेक इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम दी आरबीआई. तो ऐसा आरबीआई ने कब कहा था? 2020 में कहा था. अब सवाल यह है कि पेमेंट एग्रीगेटर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट एग्रीगेटर? तो देखो, इस पे ना दो टर्म होता है, एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर, एक होता है पेमेंट गेटवे. आप जब किसी भी ऐप में, है ना, या किसी भी वेबसाइट में आप जब कुछ परचेस करते हो तो आप एक पेमेंट प्रोसेस से जाते हो. वो जो पेमेंट प्रोसेस है ना, उस वेबसाइट का नहीं होता है, मतलब वो कोई थर्ड पार्टी आके वो सर्विस दे रहा है, राइट? तो वो है पेमेंट गेटवे. और पेमेंट एग्रीगेटर क्या है? एसेंशियली पेमेंट गेटवे का मतलब है, सिंपल सी बात है, आप एक आईआरसीटीसी खोलो. आप जब आईआरसीटीसी के पेमेंट गेटवे में देखोगे ना, आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिलेगा, राइट? सो दैट इज एन पेमेंट एग्रीगेटर. समझ में आया? आईआरसीटीसी पेमेंट एग्रीगेटर नहीं है, मैं आपको एग्जांपल पे समझा रहा हूं कि जी प्लेटफॉर्म दैट हैज मल्टीपल पेमेंट गेटवे इन इटसेल्फ इज द पेमेंट एग्रीगेटर. दैट्स इट. तो देखो, इस पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे में ना देयर इज अ वेरी थिन लाइन. ये एक्चुअली में जो पेमेंट होता है वो गेटवे के थ्रू ही होता है, गॉट इट? बट पेमेंट गेटवे इज ए पार्ट ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर. आई होप ये आपको क्लियर हो गया है. अब इसके डेफिनेशन को पढ़ लो तो थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा. पेमेंट एग्रीगेटर आर एंटिटी दैट फैसिलिटेट्स एन ई-कॉमर्स साइट्स एंड मर्चेंट टू एक्सेप्ट वेरियस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर फ्रॉम completion of their payment obligation without the need for merchant to create a separate payment integration system on their own. करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वेबसाइट पे हो, आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, एचडीएफसी का, कोटक का, किसी भी बैंक का अकाउंट है, वो नेट बैंकिंग ऐप लेता है. क्रेडिट कार्ड दे एक्सेप्ट इट, राइट? वैलेट्स पेमेंट वो लेते हैं. पे लेटर वाले भी कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्टामोजो, रेजर पे में आप चले जाओगे तो आपको पे लेटर वाले भी मिल जाएंगे. तो ये लोग कौन है? ये लोग, दिस पीपल आर एसेंशियली पेमेंट एग्रीगेटर. पेमेंट गेटवे में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही है, मतलब सिर्फ एसबीआई चलेगा और कुछ नहीं चलेगा. मतलब ये शायद आपको पता नहीं होगा, बट कुछ 5-6 साल पहले जब ये कॉन्सेप्ट नया बिल्ड हुआ था, तब पेमेंट गेटवे बहुत प्रिवेलेंट था. मतलब आज के दिन में पेमेंट एग्रीगेटर एंड गेटवे के अंदर फर्क करना बहुत मुश्किल है. बट पहले कर सकते थे, जहां पे सिर्फ वो एसबीआई का ही नेटवर्क चलाता था. मतलब एसबीआई के ही कार्ड को एक्सेप्ट करेगा, एसबीआई का ही नेट बैंकिंग एक्सेप्ट करेगा और कुछ एक्सेप्ट करेगा ही नहीं.
राइट, बिकॉज उसमें वो सिस्टम है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिखाता, बट आज के दिन में दिखाता है बिकॉज दे हैव बिकम एन पेमेंट एग्रीगेटर। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। राइट, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं ना, पेमेंट एग्रीगेटर सीधा सीधा बात, इंस्टामोजो है, रेजर पे है, कैशी है, ठीक है, तो कैशी नहीं, आई थिंक कैशीफाई है या कैश फ्री है, कैश फ्री है, राइट। तो दिस आर दी सम ऑफ द पेमेंट गेटवे। ऑब्वियसली बात है, सीसी एवेन्यू भी है, बिल्डेस्क भी है, ऑल दिस पीपल आर पेमेंट एग्रीगेटर। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, टाटा प्लस एयरबस। तो देखो, एयरबस एक यूरोपियन कंपनी है एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर कंपनी इन द फील्ड ऑफ एविएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेन्स, एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो एयरबस जो है ये कमर्शियल प्लेन्स भी मैन्युफैक्चर करती है एंड डिफेंस प्रोडक्ट भी, राइट। एंड अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि एयरबस का ये जो प्लेन है, आप देख पा रहे हो पिक्चर में, C295, ये प्लेन कभी भी यूरोप के बाहर मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, ये हमेशा यूरोप के अंदर में ही हुआ है। बट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो बैक डील किया था सितंबर 21 में, उसमें क्या हुआ है, ये एयरक्राफ्ट जो है अब टाटा एंड एयरबस दोनों कंपनी मिलके गुजरात में बनाएगी, राइट। तो अभी लोकेशन फाइनल है बट इट्स नॉट बीइंग इनॉग्रेटेड, इट विल बी इनॉग्रेटेड सून बाय द प्राइम मिनिस्टर, right? So this is a very big achievement in terms of आत्मनिर्भर भारत plus आत्मनिर्भर डिफेंस as well. डिफेंस सेक्टर का इंपोर्ट कम करने के लिए और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, so this is one of the important steps. अगर हम हाईलाइट में देखेंगे तो 96% ऑफ द टोटल मैन आवर पर एयरक्राफ्ट दैट एयरबस एम्प्लॉयज एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन स्पेन, ये फिलहाल के दिनों में स्पेन में मैन्युफैक्चर हो रहा है, would be undertaken in India by Tata Consortium, ठीक है। तो देखो यहाँ के टाटा के कुछ कंपनीज इन्वॉल्व होंगे, फॉर एग्जांपल TASL, टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम, राइट, पहला। दूसरा, इसमें TCS भी इन्वॉल्व रहेगा, यस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा। अब वो क्या करेगा एग्जैक्टली वो बाहर नहीं है, प्रोबेबली उनके सॉफ्टवेयर पार्ट को देखेगा, बट यस, TCS विल ऑल्सो बी एम्प्लॉयड एंड विल बी पार्ट ऑफ इट, इसीलिए ये टाटा कंसोर्टियम लिखा हुआ है। This will involve manufacturing in India over 13,400 detailed parts, 4,600 sub-assemblies and all 7 major component assembly along with the tool checks and testers. मतलब 13,400 जो पार्ट्स है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, 4,600 सब असेंबली एंड 7 मेजर कंपोनेंट असेंबली। मेजर कंपोनेंट मतलब बहुत बड़ा कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल ये टर्बो फैन हो सकता है, ये एलिगॉइंस हो सकता है, राइट, ये जो बॉडी है प्लेन का जिसको फ्यूजलेस बोलते हैं, फ्यूजलेस हो सकता है, ठीक है, अंडर कैरेज हो सकता है, मतलब मेजर कंपोनेंट प्लेन का ये भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा, ठीक। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, मतलब C295 का, तो देखो C295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब आप सोचोगे कि इंडिया के पास तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो बहुत सारे हैं, मतलब वर्ल्ड पॉपुलर लाइक C17 ग्लोबमास्टर 3 है, तो हमको ये छोटे एयरक्राफ्ट की क्यों जरूरत है। C17 ग्लोबमास्टर तो कहीं भी लैंड कर सकता है, मतलब लद्दाख जैसी जगह पे लैंड किया हुआ है। C130J सुपर हरकुलस, उससे भी बड़ा एयरक्राफ्ट, ये भी लद्दाख जैसे एरिया में लैंड किया है। IL-76 जो बहुत जिसको आई थिंक गजराज भी बोलते हैं एयरफोर्स में, तो ये तो बहुत पहले से है, तो इसके बावजूद C295 की क्या जरूरत है। देखो ये सब प्लेन बड़ा है, मतलब C17 ग्लोबमास्टर, C130J सुपर हरकुलस, दिस आर वेरी बिग एयरक्राफ्ट, राइट। मतलब ये हर टेरेन पे ये काम तो कर सकती है लेकिन ऑपरेट नहीं कर सकती। सो जहां पे ये सारे प्लेन्स ऑपरेट नहीं कर सकती, देयर C295 विल प्ले मेजर रोल, जो आज के दिन में जो काम AN32 कर रहा है। AN32 भी टर्बोफैन इंजन, मतलब टर्बोफैन मतलब ऐसा आप जो देख पा रहे हो ना, दिस इज टर्बोफैन इंजन एयरक्राफ्ट, तो AN32 भी वो है, रशियन मेड, राइट। तो प्रोबेबली एयरफोर्स जो है इसको रिप्लेस करना चाह रहा है, बट यस, द एयर चीफ मार्शल ने ऐसा नहीं बोला है। एयर चीफ मार्शल ने ऐसा बोला है कि 5 साल बाद इसके बारे में दे वुड डिसाइड कि क्या AN32 को वी वुड रिप्लेस विद C295, ठीक है। तो अगर हम इसके यूजेज की बात करें, यूजेज में ट्रूप्स है ना, या वॉरफेयर मतलब बैटल फील्ड में जो सारी चीज की जरूरत है वो, या है ना एज एन एयर एम्बुलेंस भी इसको यूज कर सकती है एयरक्राफ्ट। So this is a very big achievements. Next news, हम चलते हैं MPC to meet on November 3। तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है,
जहां पे आपको पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये हर 2 महीने में एक बार मीट करती है, राइट? सो द लास्ट मीट वाज ऑन 30 सितंबर, उसके पहले 5 अगस्त, ठीक है? नॉट 5 अगस्त एग्जैक्टली, मतलब 30 सितंबर, यस 30 सितंबर को था। अभी आप देख रहे हो, अभी ये बोल रहे हैं नवंबर 3, मतलब बहुत जल्दी ये मीट, एक महीने के अंदर में ये मीट। द रीजन इज सिंपल. As per the framework, if a central bank fails to meet the inflation target, it shall has to provide a report to the government listing the reasons for failure. अगर आप देखोगे तो जो 2 to 4% का टॉलरेंस बैंड है, इन्फ्लेशन इसके ऊपर है कई क्वार्टर से. Right now the inflation for the month of September is out, which is 7.41%. तो कहीं ना कहीं this, see, it's not a failure of RBI, right? But yes, according to the framework, it's a failure, right? And as per the framework, आरबीआई के जो गवर्नर है, इनको आरबीआई एज एन इंस्टीट्यूशन इनको जवाब देना है, किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, इट्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. एंड व्हेन इट डज टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इट एक्चुअली डूइंग टू द पीपल ऑफ इंडिया. तो ये आपको जरूरी है. सी, it's a autonomous institution, right? Not directly for the people, although the works are for the people. So it is not like आरबीआई गवर्नर आ जाएंगे न्यूज पे आके देश के जनता के सामने बोल देंगे. नो, it has to report to union government, right? And union government through the parliament will report it to the people of India कि इन्फ्लेशन को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, the reason for the failure. ठीक है? So this is one of the important development. मतलब I think रघुराम राजन, डॉक्टर रघुराम राजन के बाद this is the first time this is happening in India. उसके पहले हुआ करता था double digit inflation, right? So yes, अब मतलब नवंबर 3 में जो मीटिंग होगा एमपीसी का, वेयर यू नो दोस मेंबर्स विल डिसाइड ऑन व्हाट टू ब्रिंग टू द गवर्नमेंट. ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, व्हिच इज थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स. तो देखो, ये जो एडवांस एस्टिमेट्स है, इनको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. ठीक है? अगर हम सेकंड की बात करें तो 27.74 एस्टिमेटेड था मिलियन हेक्टर ऑफ एरिया, एंड प्रोडक्शन था इन मिलियन टन्स 341.63. जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट में बढ़ के क्या हो गया है, 28.08 एंड 342.33 मिलियन टन्स. तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, राइट? सो थर्ड एडवांस एस्टिमेट, क्योंकि एग्जाम्स में ना स्ट्रेट अवे पूछेगा सेकंड एडवांस, एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेट या एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट. तो आपको दोनों याद रखना है. With this, let's move to the next news. वो है वन लाइनर, राइट? अगर हम ओएनडीसी की बात करें, ओएनडीसी नेटवर्क में शिप रॉकेट, राइट, जो कि लॉजिस्टिक सर्विसेज देता है, लॉजिस्टिक सर्विस दैट हैज गॉन लाइव. A shipping logistics solution provider has gone live on the ONDC and made its first successful transaction of October 22. ठीक है? इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है शिप रॉकेट. तो ये नाम आपको याद रखना है. वीट एंड राइस सिलोस इन बक्सर, जो कि डेवलप हो रहा है बक्सर में, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार गवर्नमेंट को बोला कि आप कंप्लीट कर लो बाय दिसंबर 2022. ठीक है? मतलब 2 महीने में आप कंप्लीट करो. एमओयू की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे, मतलब नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि NHIDCL है. ठीक है? ये एक सीपीएसई है अंडर दी MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. इन्होंने एमओयू साइन किया है किसके साथ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर के साथ. ठीक है? फॉर व्हाट? फॉर सीकिंग एंड प्रोमोटिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज टू फाइंड प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन टू द चैलेंज पोस्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे फेसिंग एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन. तो देखो, हाईवे बनाने के टाइम में कुछ है ना, हाईवे बनता है तो हमको लगता है ना, हम जब जाते हैं तो बहुत सुंदर रोड है, बट उस सुंदर रोड को बनाने के पीछे NHIA बहुत मशक्कत करता है. मतलब उनको पहाड़ काटना पड़ता है, उनको लैंडस्लाइड झेलना पड़ता है, उनको बारिश तूफान है ना सब झेलना पड़ता है. तो वहां पे एज यू नो क्या टेक्नोलॉजी लाके वो चीजों का सोल्यूशन निकाला जाए. So this is an MOU in that regard with NIT Silchar. तो ये आप याद कर लो, NIT Silchar. तो मोस्टली देखो इश्यूज जो होता है ना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होता है, बिकॉज द टेरेन इज वेरी डिफिकल्ट, द क्लाइमेट इज एक्सट्रीम. सो ये NIT Silchar के साथ ही किया गया है, बिकॉज दे माइट बी द एक्सपर्ट ऑन दिस फील्ड. नेक्स्ट न्यूज, ₹10,000 crore procurement value on the JM. तो ये भी आपको याद रखो, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज सेल. दिस इज द फर्स्ट
CPSE to cross the value of 10,000 crore through GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, मतलब आपको तो ये पता होगा कि हर CPSE को सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्देश है कि आपका जो भी प्रोक्यूरमेंट है वो GEM के थ्रू करो। So in that regard, सेल ने सब किया, तो सेल has become the first CPSE that has crossed 10,000 crore value in terms of procurement। ठीक है, तो ये सेल नाम आपको याद रखना है। With this, let's meet tomorrow morning. Till then, unfold your potential. All the best. Prepare 50% faster with XMB। मिलते हैं फिर से कल सुबह नए न्यूज के साथ।